नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, जीके जीएस की श्रृंखला का दूसरा वीडियो लेकर एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। और दोस्तों, ये क्लास रोज हमारी सुबह 8 बजे होती है, तो ये सभी एग्जाम नेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी इस क्लास को पूरा अंत तक अवश्य देखेंगे। चलिए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों, आपके राजस्थान है। तो राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की कुल आपका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर का है, 239 किलोमीटर का है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा राजस्थान, इसके बाद दोस्तों आपके दूसरे पर मध्य प्रदेश आ जाता है, और मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों आपका महाराष्ट्र आ जाता है, और महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ जाता है। और दोस्तों अगर बात करेंगे जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, और सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम हो जाता है, सिक्किम हो जाता है। और अगर बात करेंगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो भारत का सबसे छोटा राज्य आपका गोवा हो जाता है। तो ये आपके चारों नाम याद होने चाहिए कि गोवा, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। तो जो कर्क रेखा होता है, इसे कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो आपको पूरी पृथ्वी होती है, इसे कहते हैं इक्वेटर लाइन। ये 23.5 डिग्री आपके उत्तरी अक्षांश जिसे कहते हैं कर्क रेखा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये 23.5 डिग्री के साउथ वाली जो लाइन है, इसे कहते हैं दोस्तों आपके मकर रेखा, जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो कर्क रेखा होती है निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। दोस्तों पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा होती है, ये भारत को 2 बराबर भागों में बांट देता है, और भारत के 8 स्टेटों से होकर गुजरता है। तो 8 स्टेटों को नाम आपको पता होना चाहिए कि आपका ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका विकल्प भी सही हो जाएगा कि झारखंड से होकर गुजरती है। ना ही ये उड़ीसा से गुजरती है, ना ही ये उत्तर प्रदेश से, ना ही ये आंध्र प्रदेश से। अगर दोस्तों आपको नक्शा कन्फर्म है तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा बिल्कुल आपके नीचे है, आंध्र प्रदेश भी नीचे है, और उत्तर प्रदेश थोड़ा सा इसके ऊपर है जहाँ से ये गुजरती है। तो आपका यही भी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो भारत में जो पश्चिमी तट होता है, इसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या फिर उत्तरी सरकार। ये आपसे पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन, जो कोंकण तट होता है, ये भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहते हैं। ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों जो दमन होता है, दमन से लेकर आपके गोवा तक वाला जो आपका तट वाला भाग है, इसे ही कोंकण तट कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसमें आपको बात करेंगे मालाबार तट की, जो केरल का तट होता है, जो आपका केरल वाला तट होता है, उसे कहते हैं मालाबार तट। और ये पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग होता है। पश्चिमी घाट का क्या आपका दक्षिणी भाग अगर पूछता तो मालाबार तट हो जाता है। ये आपका जो केरल वाला भाग है, जो केरल का तट है, उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके बाद उसमें चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। ये आपसे पूछा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीलंका। दोस्तों जो श्रीलंका होता है, ये आपके पाक स्ट्रेट से कहते हैं, पाक जल डमरू मध्य, या फिर मन्नार की जो खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, इसी से आपका निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग है। ये आपका किससे अलग करता है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है, बांग्लादेश से 0 डिग्री लाइन अलग करती है, और म्यांमार से दोस्तों आपके जो आपके प्राकृतिक पठार जैसे पटकोई बूम वगैरह, ये आपके भारत को म्यांमार से अलग करते हैं। तो ये प्राकृतिक रास्ता है, और ये सारे कृत्रिम रास्ते हैं। इसके बाद चलेंगे, ये भी दोस्तों को श्रीलंका वाला भी प्राकृतिक है, क्योंकि ये पाक जल मध्य ये प्राकृतिक मार्ग होते हैं। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है। अराकान योमा आपके हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया। बहुत ज़्यादा क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में या फिर कश्मीर में। तो दोस्तों बात करेंगे हिमालय की, तो हिमालय का जो पूर्वी विस्तार होता है अराकान योमा श्रेणी, इसे आपकी ये कहाँ पर स्थित है, आपके म्यांमार में स्थित है। और हिमालय का दोस्तों जो आपका पश्चिमी विस्तार होता है, जो आपके अफगानिस्तान में है। कहाँ पर दोस्तों आपका अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में। और आपका पूर्वी उत्तर कहाँ पर, म्यांमार में, इसे यहाँ पर क्या अराकान योमा श्रेणी कहते हैं। तो ये बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। और अफगानिस्तान में से हिंदू कुश पर्वत कहते हैं, ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो माजुली द्वीप होता है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि जो माजुली द्वीप होता है, कहाँ पर से आपके, ये आपके असम में स्थित है। दोस्तों माजुली द्वीप की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये जो द्वीप वाला कुल क्षेत्रफल है 1250 वर्ग किलोमीटर का है, 1250 वर्ग
किलोमीटर का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों आपके, इसका कौन सा स्थान भारत में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये आपके पाकिस्तान में स्थित है, और मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी किनारे, हड़प्पा आपकी रावी नदी किनारे है। और बात करेंगे लोथल की, तो लोथल दोस्तों आपके गुजरात राज्य में, भारत के गुजरात जो राज्य है, गुजरात राज्य, उसी में दोस्तों आपकी भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर आपका स्थित है। तो भारत में स्थित है कौन सा आपका, लोथल, ही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता नहीं कि लोथल आपका एक सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, आपका बंदरगाह था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक प्रकार की प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से, तो किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो लेख मिले हैं वो आपको मिले तो हैं, लेख तो लिखे मिले हैं, लेकिन उससे अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक युग में रहते हैं। दोस्तों एक होता है प्रागैतिहासिक युग, यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले ना हो। एक होता है आद्य ऐतिहासिक युग, यहाँ पर लिखित साक्ष्य पढ़े ना जा चुके हैं। और एक होता है ऐतिहासिक युग, जिसमें आपको मिले साक्ष्य को हम पढ़ सकते हैं। तो ये तीन भाग होते हैं, जिसमें आद्य ऐतिहासिक काल हम इसमें रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि यहाँ पर आपके जो लिखित साक्ष्य उससे पढ़ा अभी तक नहीं जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। तो किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपका एक शासक था जिसने आपकी एक उपाधि ली थी, सिकंदर ए सानी। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ली थी। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी। और इसका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा था। और ये सब बातें जो मैं आपको अतिरिक्त बताता हूँ, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो आप नोटबुक लेकर बैठे करिए, और जो अतिरिक्त जानकारी आपको दी जाती है वो आपको लिख लीजिए। तो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि ली थी, इसे कहते हैं भारत का दूसरा सिकंदर। तो अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरसास था, ये बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। और उसने सीरी का किला बनवाया था। सीरी का किला किसने बनाया था, आपके इसी ने ही बनाया था। सीरी का किला किसने बनाया था, तो आपके इसी ने बनवाया था सीरी का किला और अलाई दरवाजा, ये दो बातें आपको पता नहीं चाहिए। अलाई दरवाजा और सीरी किला किसने बनाया, तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, सिकंदर ए सानी, या फिर भारत का आपको अपने को दूसरा सिकंदर यही कहता था, दूसरा सिकंदर। तो सही हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सिकंदर की बात करेंगे तो सिकंदर दोस्तों एक बहुत ही महान विजेता शासक रहा था। और 323 ईस्वी ईसा पूर्व में दोस्तों इसकी मृत्यु आपके बेबोलिन में हो गई थी। इसकी मृत्यु बेबोलिन में हो गई थी, और ये फिलिप का पुत्र था। बेबोलिन में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और सिकंदर किसका समकालीन था, तो दोस्तों आपका जो घनानंद उसी का ये समकालीन था। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में बताने लगे तो भी बहुत ही लंबा आपका ये लेक्चर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी अतिरिक्त देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं देता हूँ। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ कि किस टाइम टेबल से हमारी ये क्लासें आपकी चलती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हमारा जो टाइम टेबल है ये आपके दोस्तों आपके सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, हफ्ते के 4 दिन दोस्तों आपके जीके जी क्लासेस चलते हैं, जो आपकी क्लासें आपकी चल रही हैं। और दोस्तों आपके बुधवार, शनिवार और रविवार, इन 3 दिन आपकी साइंस की क्लास चलती हैं। तो ये दोनों क्लासें आपकी सुबह 8 बजे आपकी मिलती हैं। तो ये अभी सोमवार आज है, मंगलवार ये 2 दिन आपकी भी जीके जी क्लास चलेंगी, फिर बुधवार को साइंस की क्लास आएगी, फिर बृहस्पतिवार शुक्रवार को जीके जी क्लास आएंगी, फिर शनिवार रविवार को आपके साइंस की क्लास आएंगी। तो ये सारी क्लासें आपकी चलती हैं, आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है। और दोस्तों आपके जीके जी क्लास, साइंस क्लास, दोनों क्लासों की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। जाकर जो क्लासें आपने की है उसको कर लीजिए। साइंस की ऑलरेडी 3 क्लासें आपकी हो चुकी हैं, तो 3 क्लास पूरी कर लीजिए। जब भी आपकी क्लास आगे वाली आए, चौथी वाली, तो आपको 3 क्लासें पूर्ण रहे, तो आगे के साथ आप इसे ज्वाइन कर सके। चलो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंग। जो विलियम बेंटिंग था इसने ही 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, राजा राम
राजा राम मोहन राय से मिलकर इसने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ये बहुत ही अच्छी घटना थी, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध घटना थी जो आपसे बार बार पूछा था दोस्तों। 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी में इसने ही दोस्तों आपके ठगी प्रथा का भी अंत किया था, ठगी प्रथा का भी अंत किया था। तो ये बातें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और दोस्तों 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में आपका चार्टर एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया दोस्तों? आपका चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। और इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से जो आपका विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, इसके पद को, इस बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो अगर पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक ही सही उत्तर हो जाएगा। अगर इस प्रकार से पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका विलियम बेंटिक हो जाएगा, क्योंकि 1833 ईस्वी में इसी के शासनकाल में आपका जो इसी के दोस्तों शासनकाल में आपके बंगाल का गवर्नर जनरल आपके भारतीय गवर्नर जनरल में चेंज हो गया। तो कब? आपके 1833 के चार्टर एक्ट के अधीन थे। ये बातें बिल्कुल पता होनी चाहिए। और इसका शासनकाल 1828 से लेकर 1835 ईस्वी के बीच में यह आपके गवर्नर जनरल रहा था। तो ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बातें बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लेपेस किससे संबंधित है? लॉर्ड वेलेजरी से, लॉर्ड रिटन से, लॉर्ड डलहौजी से, या फिर लॉर्ड डफरिन से पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप सबको पता होगा कि सही उत्तर जाएगा व्यपगत सिद्धांत से कौन संबंधित थे, तो आपके लॉर्ड डलहौजी साहब सही उत्तर जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये व्यपगत सिद्धांत इस प्रकार का आपका सिद्धांत था जिसमें आपका जो राजा होता है, अगर दोस्तों इसका कोई दोस्तों आपका पुत्र नहीं होता है, अगर इसका कोई पुत्र ना हो तो ये आपके किसी पुत्र को गोद नहीं ले सकता है। और अगर वो गोद ले भी लेता है तो उस गोद लिए हुए पुत्र को दोस्तों आपके राजकुमार नहीं माना जाएगा, और अगर राजकुमार नहीं माना जाएगा तो ये जो आपका पूरा साम्राज्य है ये आपके ब्रिटिश के अंतर्गत चला जाएगा। और इस प्रकार दोस्तों इस नियम के माध्यम से, जिसको आपके लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था, व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लेपेज, इसके माध्यम से दोस्तों आपके 1848 में दोस्तों आपके सतारा का विलय कर दिया गया। सतारा का विलय आपके ब्रिटेन में कर दिया गया, आपके इसी कंपनी में कर दिया गया। झांसी का विलय कर दिया गया आपके 1853 में। नागपुर का विलय कर दिया गया, आपके अवध का भी विलय कर दिया गया था, लेकिन अवध पर शासन का आरोप लगा दिया था कि यहाँ पर जो राजा है वो अच्छा शासन नहीं कर पा रहा है 1856 में। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके व्यपगत सिद्धांत से कई सारे साम्राज्य को हड़प लिया गया था। तो ये आपका किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। डलहौजी की बात करेंगे तो ये 1848 से लेकर 56 के बीच में आपका क्या था? आपका 56 के बीच में भारत का गवर्नर जनरल रहा था। ये बात ही पता होनी चाहिए। और 1856 से लेकर 62 तक आपका लॉर्ड कैनिंग था। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं कि 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो डलहौजी से उत्तर नहीं होगा, क्योंकि 1856 में चला गया था। 1857 में कौन सा? आपका लॉर्ड कैनिंग था, जो 56 से 62 के बीच में रहा था। तो ये बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। डलहौजी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों आपके डलहौजी के बारे में कि इसे भारत में रेलवे का जनक कहते हैं। भारत में रेलवे का जनक, भारत में रेलवे का जनक किसे कहते हैं? तो आपके डलहौजी साहब को ही कहते हैं, क्योंकि इसी के समय में आपके 16 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल को मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की ट्रेन चली थी। मुंबई से थाने के बीच में, यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि मुंबई से लेकर कहाँ के बीच में दोस्तों? आपके थाने के बीच में 34 किलोमीटर की आपकी पहली ट्रेन भारत की चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 के। इसलिए भारत में रेलवे के जनक आपके लॉर्ड डलहौजी साहब को कहा जाता है। तो ये बातें बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज हमारा का लास्ट क्वेश्चन होगा, खैबर दर्रा कहाँ से थे? ये क्वेश्चन दोस्तों पिछले वीडियो में आपका जो क्लास 1 आई थी, उसमें मैंने होमवर्क के लिए दिया था। और जिन दोस्तों को उसको आपका जिन का भी आंसर आपका ऑप्शन डी आ रहा था पाकिस्तान, वो बिल्कुल सही है, उनका बिल्कुल सही है। तो खैबर दर्रा कहाँ से है? तो खैबर दर्रा आपके पाकिस्तान में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। दोस्तों अगर आपने क्लास 1 को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिखा रहेगा इसी वीडियो की प्लेलिस्ट, अगर खोल लेंगे तो आपको पहला वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और सुबह दोस्तों 8 बजे आपकी ये क्लासें बिल्कुल चलती हैं, तो आप लोग आकर ज्वाइन कीजिए। लगभग 15 मिनट की क्लासें, बहुत सिंपल, बहुत छोटी सी क्लासें, तो आप आकर अवश्य ही ज्वाइन करिएगा। और आपके दोस्तों आपके ये हफ्ते में 4 दिन ये क्लासें चलती हैं और हफ्ते में 3 दिन सबके साइंस की क्लास चलती है। आपको बताया ही जैसा कि मैंने
कि हफ्ते के 3 दिन बुधवार, शनिवार और रविवार को साइंस क्लास चलते हैं, तो ये भी क्लासें आपको ज्वाइन अवश्य करना है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का यहीं से अंत करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।